दूसरी जानिब कराची से बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं, शर्जील इनाम अहमद गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके दो कंपोनेंट है, एक डेपूज का और एक ये जिसे पहले जाम सादिक ब्रिज कहते थे। ये ब्रिज जो है वो बनाई जा रही है। जो टारगेट गवर्नमेंट का दिया हुआ है उससे पहले हमारी कोशिश है कि इसको हम कंप्लीट करें। और टी लाइंस जो हैं इस शहर में वो अशद ज़रूरत है उसकी, जिसको महकमा ट्रांसपोर्ट की प्रायोरिटी है कि हम जितनी भी बस सर्विसेज हैं उनको टाइमली कंप्लीट करें। इस वक्त रेड लाइन BRT में हमें चैलेंजेस जो हैं उसको हम फेस कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है और कॉरिडोर पे काम एक मरतबा फिर तेज़ी से चल रहा है। ये जो BRTs हैं इसमें हम EV बसेस लेकर आ रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि जो पॉल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस की कनेक्टिविटी आपस में होगी, येलो लाइन, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन और रेड लाइन, जब ये सारी चीज़ें जब सबकी कनेक्टिविटी आपस में होगी तो एक सबसे बेहतर उम्मीद ये है कि शहरियों के लिए जो है वो सहूलत फराम होगी और जो ट्रैफिक की कंजेशन है, ट्रैफिक का प्रेशर है वो कम होगा। वज़ीर आला साहब ने पर्सनली इन तमाम प्रोजेक्ट्स को में दिलचस्पी है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की इन प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी है। इस वक्त हमें हमारी जो पहली प्रायोरिटी एक और भी यही है कि हम अगस्त में इंशाल्लाह ताला डबल डेकर बसेस कराची शहर में लेकर आएँ और इसी तरीके से पॉल्यूशन फ्री जो EV बसेस हैं, पाकिस्तान की पहली EV बसेस भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई और पहली EV टैक्सी भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। एंड ऑफ दिस मंथ या अगस्त के फर्स्ट वीक में हम पिंक EV स्कूटर्स सिंध की ख़वातीन बेटियों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में और भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मज़ीद EV बसेस भी अगस्त या सितंबर तक हमारी है प्रायोरिटी कि वो और आ जाएं तो शहर में हम जो है जो ट्रांसपोर्ट की सहूलियत ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। जितनी हम ज़्यादा ट्रांसपोर्ट देंगे उतना ही जो ट्रैफिक का प्रेशर है, जो बाइक्स का प्रेशर है या वो कम होगा। जब लोगों को डोर टू डोर बस सर्विस मिलेगी तो इंशाल्लाह ताला और अच्छी सर्विस मिलेगी तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो फिर अपनी ट्रांसपोर्ट यूज़ करें जो कि उनको सस्ती मिल रही है। तो ये ट्रांसपोर्ट के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो हुकूमत सिंध कर रही है और अभी मज़ीद भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाए जा रहे हैं। अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक और हमें अप्रूवल दिया, उस पर हम काम कर रहे हैं कि शहर भर में जो है 500 से 1000 के बीच में मज़ीद EV बसेस जो हैं वो हम लेकर आएँ। तो उस हिसाब से जब वो बसेस आ जाएंगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि जितने भी चैलेंजेस हैं कराची शहर के ट्रांसपोर्ट के उसको हल करने में हमें बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें मदद मिलेगी। तो यही हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। शर्जील साहब ये बताएं कि कराची के मामला में तो काफ़ी दिलचस्पी है, लेकिन कल कराची के बाद जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है हैदराबाद, सिर्फ 83 मिलीमीटर बारिश पड़ी है तो पूरा हैदराबाद जल थल बल्कि डूब गया है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए जी, एक पूरा प्रोसेस है। जब बारिश होती है तो पानी बाय ग्रेविटी जाता है और जब ज़्यादा ये प्रेशर होता है तो फिर उसके लिए पंपिंग स्टेशंस जो हैं वो चलाए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये पहले मीटिंगें करने के बावजूद जो है हेस्को ने परफॉर्म नहीं किया। बारिशों से मानसून बारिशों से पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की, उसमें तमाम सिंध भर के कमिश्नर्स, DCs, हेस्को के इलेक्ट्रिक सब लोगों को बुलाया और उनको कहा ये सख्ती ताकीद की गई थी मानसून का सीज़न है और एक्सपेक्टेड बारिशें हैं, अभी भी बारिशों का सीज़न चल रहा है। तो जो के इलेक्ट्रिक है, ये हेस्को या सेप्को ये इदारे हैं, ये अनइंटरप्टेड बिजली दें ताकि पानी निकाला जा सके। कल जो हैदराबाद की आप बात बता रहे हैं, जैसे बारिश हुई हैदराबाद में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, मेयर हैदराबाद, वहाँ के तमाम नुमाइंदे सब के सब जो है लोगों को पानी निकालने के लिए और अपनी मशीनरी को एक्टिवेट करने के लिए वहाँ मौजूद थे। लेकिन जो हेस्को के फीडर्स थे वो ट्रिप थे। अब अगर हेस्को के जितने भी वहाँ पे बड़े हमारे तुलसीदास स्टेशन है और बाकी जो बड़े स्टेशन है जहाँ पे पानी की बहुत बड़ी ग्रेविटी आती है, वहाँ पे अगर हेस्को की बिजली बंद होगी, उसके बावजूद फिर क्या किया एडमिनिस्ट्रेशन ने कि वहाँ पे जनरेटर्स ऑल्टरनेट रखे और जनरेटर्स के ज़रिए पानी निकाला गया। तो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर इदारे की वो
निभानी जो है वो चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक पानी निकल चुका है, कुछ लो लाइन एरियाज़ में भी है पानी, लेकिन वो भी इंशाल्लाह ताला पंपिंग के ज़रिए निकाला जा रहा है। बट अगेन मैं कहूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नाहल इदारे हैं हेस्को और सेपको इनकी है। शर्जील साहब ये बता दें शर्जील साहब कि हैदराबाद में बारिश हुई तो उन्हीं लोगों ने कहा कि हैदराबाद डूब गया जिनको हजरत वाली नंबर प्लेट पे एतराज़ था। दूसरा मानसून का सीज़न है, कराची में भी रोड खोले हुए हैं, तो इसमें आप इसे हुकूमत क्या कर रही है यहाँ पर चीज़ों को? देखिए जी, यहाँ पे भी कराची में भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मेयर साहब हैं और बाकी जितनी इंतज़ामिया हैं, उन सबको हाई अलर्ट रखा गया। अगेन मैं कह रहा हूँ कि बारिश जब पड़ेगी तो अगर मीडिया सिर्फ फुटेज निकालेगी, जब बारिश ताज़ी पड़ी हुई है तो 2-3 फुट पानी है, लेकिन ये एक प्रोसेस साथ पानी ड्रेन होता है। और जब अभी से पहले भी बारिश पड़ी तो आपको इतना ज़्यादा पानी नज़र नहीं आया। शुरू का आपके 2-4 घंटे आपके थोड़े मुश्किल होते हैं, उसके बाद एक प्रोसीजर के ज़रिए वो पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर के इलेक्ट्रिक ने अगर इन्होंने अपनी बिजली वगैरह जो बंद की तो डेफिनेटली आपकी जो पंपिंग स्टेशन हैं उसमें प्रॉब्लम होगा। लास्ट टाइम भी जो बारिश पड़ी थी तो जो ओल्ड सिटी एरिया है वहाँ पे बिजली बंद थी पंपिंग स्टेशन में। अब हर पंपिंग स्टेशन में बड़े बड़े जनरेटर तो नस्ब नहीं की जा सकते, ऑल्टरनेट एनर्जी तो नहीं सिर्फ प्रोवाइड की जा सकती। ये के इलेक्ट्रिक जितने भी डिस्को कंपनीज हैं, ये इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जबकि ख़ास तौर पर इन केस ऑफ एमरजेंसी, क्योंकि बरसातों की सूरत हाल एमरजेंसी सूरत हाल होती है ना, तो उसमें उनको ताकीद की गई है कि वो अपना काम पूरा करें। दूसरा आपका सवाल क्या था? वही लोग अच्छा, अजरा की जी। अब ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो पार्टियां, उनको कोई ना कोई इशू चाहिए होते हैं। अवाम में उनकी पजीराई 0/0 है। अब वो जो जिन पार्टियों की अवाम में पजीराई 0/0 है, उन्होंने कोई ना कोई बहाना करना है, और कोई ना कोई बहाना ये करना है कि जी ये नंबर प्लेट पे जो अजरक क्यों लगी हुई है, या जो अजरक वाली प्लेटें जो है उसको वो क्यों चेंज की जा रही है। देखिए, गवर्नमेंट कोई फैसले करती है तो गवर्नमेंट फैसले सोच समझ से करती है, और हर उसके पीछे एक लॉजिक होती है। और मैं ये बता दूं कि हम पे टैक्सेस लगते हैं ना, मुख्तलिफ जो लोग मुख्तलिफ शोबे से काम करते हैं उन पर मुख्तलिफ टैक्सेस लगते हैं। तो अब हर टैक्सेस पे बंदा कोई ना कोई एतराज़ कर ले, या गवर्नमेंट अगर रिफॉर्म्स लेके आ रही होती कैश करें। देखिए जी, कोई भी टैक्सेस से रिलेटेड डिसीजन या जितने डिसीजन होते हैं वो पॉपुलर नहीं होते। मुश्किल फैसले कभी भी पॉपुलर नहीं होते। हुकूमतें जब चीज़ों को बेहतर करना चाहती हैं, हुकूमतें जब अपने महकमों में रिफॉर्म्स करना चाहती हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें, अब जैसे FBR अगर जो है वो टैक्सेस डालता है तो वो इतने पॉपुलर डिसीजन नहीं है। अगर सिंध में ज़राई जो है आमदनी पे 45% टैक्स कर दिया गया, वो पॉपुलर डिसीजन नहीं था, हमें खुद उस पर एतराज़ात थे, लेकिन हमने तो कबूल किए ना। मतलब हालांकि वो IMF की कंडीशन थी जिसकी वजह से सिंध हुकूमत ने भी किया, लेकिन ना चाहते हुए भी, मतलब हम पे कोई बाय गन पॉइंट पर हमसे कोई नहीं करवा सकता था। लेकिन हमें पता था ठीक है IMF की एक कंडीशन है, तो हमारे IMF का प्रोग्राम हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है, और उसके लिए कंडीशन पे सिंध हुकूमत ने भी वो कानून साजी की। हम रजिस्ट कर सकते थे, ना चाहते हुए भी हमने उसकी कानून साजी करनी पड़ी, क्योंकि हमें उन कंडीशन का पता था। तो ये पॉपुलर डिसीजन नहीं हो, तो उस पर अगर हम सियासत चमकाना के लिए आ जाते वो मुनासिब बात नहीं। तो जिन जमातों की आपने बात की, ये जमातें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं, अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों को गलत राह पे लेके आते हैं और गलत किस्म के प्रोपेगेंडास करते हैं। सब ये बता दें कि आपकी कोशिशों से कराची में मयारी बसें तो आ गई हैं और आने का सिलसिला भी अभी चल रहा है, लेकिन ये बता दें कि कराची में मयारी सड़कें कब बनेंगी? एक्सप्रेसवे और शारे फैसल को छोड़कर एक ऐसा सड़क बता दें जो हम कराची के लिए कहें कि ये मयारी सड़क है। सड़कें बन जाती हैं, फिर टूट जाती हैं, फिर बनती हैं, फिर टूट जाती हैं। देखिए जी, पीपल्स पार्टी के दौर में अभी काफ़ी स्कीम्स चल रही हैं। आप अभी देखें, अभी हम जाम सादिक ब्रिज पे जो खड़े हैं, जब ये बन जाएगा इसके बाद एक तरफ आपका ये शारा भुट्टो पैरेलल चल रहा है। ये शारा भुट्टो इस वक्त कायदाबाद तक चल रहा है, और इसके बाद जो है शारा भुट्टो ने जो है इसकी कनेक्टिविटी होनी है आपकी सुपर M9 तक। उसके बाद लिंक रोड, उस पर भी काम चल रहा है। उसके अलावा वाटर सप्लाई जो स्कीम अभी हब वाली है, उस पर भी काम चल रहा है। सड़कों के जाल बिछ रहे हैं। शारा फैसल की वाइडनिंग जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत में हुई। आपके मनोड़ा वाले रोड जाके देख लें, सारे पीपल्स पार्टी दौर में बने। तो हज़ारों किलोमीटर की सड़कें सिंध भर में, कराची समेत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत उस पर काम कर रही है। यस, चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस जिस तरह ये हमने कहा
कि कुछ सड़कें जो हैं वो सिंध हुकूमत के ज़मरे में आती हैं, कुछ सड़कें जो हैं वो KMC के ज़मरे में आती हैं, कुछ सड़कें जो हैं वो आपके DMCs और टाउन्स के ज़मरे में आती हैं। तो वहाँ पे चैलेंजेस है, लेकिन मैं इसको एक्सक्यूज़ नहीं बोलता। अगर मैं एज हुकूमत में बैठ के बोलूँगी जी नहीं ये टाउन की जिम्मेदारी है या फलाने की जिम्मेदारी, मैं ये नहीं कहूँगा। हमने आज कोऑर्डिनेशन करके सब चीज़ों को हल करना है। अगर लेट सपोज एक एरिया टेरिटरी टाउन की है या किसी और इदारे की है, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनसे बात करें, उनके पास जाना पड़े हम उनसे जाएँ, उनको साथ मेज़ पर बिठाएं और उन चीज़ों को हल करें, और ये हल होंगे। मतलब कोशिश डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, कोशिश है। देखिए कराची का सबसे बड़ा मसला क्या था? कराची का सबसे बड़ा मसला था कचरा। जो हुकूमत सिंध ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बिलियंस ऑफ रुपीस माहाना दे रही है, उससे कराची का कचरा उठना शुरू हो गया। वरना कराची अभी भी 100% नहीं होगा, कुछ लो लाइन एरियाज़ में कुछ प्रॉब्लम होंगे, लेकिन जो मेन आर्टरी जो कि कचरा कुंडियाँ नज़र आती थी, कचरों के पहाड़ बने हुए थे कराची में, वो हुकूमत ने जो है उसको रिजॉल्व किया। इसी तरीके से पानी की स्कीमों पे हुकूमत काम कर रही है, सड़कों पे स्कीमों पे हुकूमत काम कर रही है। तो जितनी ये सारी चीज़ें हैं वो हुकूमत की टॉप प्रायोरिटी पे है। इनके बाद आप आए अभी हैं तो ये फरमाए दो मुख्तसर सवाल थे। ज़ाहिर पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, KP में नंबर के ना होने के बावजूद भी जो चेंज की बात कर रहे हैं तो वो उसका इन्वॉल्व था, मतलब हिस्सा बनेगी पीपल्स पार्टी। दूसरी बात सर कि एक दफ़ा फिर नए सूबों की इंतजामी यूनिट्स की बात एक जमात से आ रही है, कौन से हमारा नाम भी ले लेना, NKM की तरफ से आ रही है, तो वो दोबारा क्या ये मूव चल रही है फिर इस बारे में? और सर लास्ट बात, इस हालिया बारिश सैलाब के बाद पंजाब के वजीर फिर नहरों और डैम की भी बात चल रही है। देखिए जी, पहली आपने बात की KP की हुकूमत की। मैं समझता हूँ कि KP की हुकूमत के बाद जितना भी मैंडेट है उसको काम करने देना चाहिए, ठीक है। और KP के हुकूमत में जो बड़े में बड़ी अपोजिशन है PTI की हुकूमत की, वो गंडापुर साहब खुद हैं और उनकी तर्ज हुक्मरानी है। तो इसलिए उधर किसी सॉलिड जो है वो अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल आपने किया रिगार्डिंग इंतज़ामी यूनिट की जी, वो फिर वो वही पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास कोई मंजन बेचने के लिए नहीं है। आप मुझे बताएं, वो सारे रहनुमा बैठ के एक दफ्तर में तो मीटिंग कर नहीं सकते और माशाल्लाह एक दूसरे का इस्तकबाल किस तरह करते हैं। तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि सियासी तौर पर ख़त्म हो चुकी है, वो डेफिनेटली अपनी सियासत उजागर करने के लिए वो समझते, लेकिन अभी तक उनकी मेंटलिटी चेंज नहीं हुई। कायद चेंज हो गया है लेकिन मेंटलिटी चेंज नहीं हुई, क्योंकि और यही उनकी बेवकूफ़ी बहुत बड़ी। अगर वो पॉजिटिव सियासत करे आज भी मुत्तहदा, तो मैं समझता हूँ कि वो उनके लिए बेहतर हो जाएगा। लेकिन मेंटलिटी वही है कि यार कोई नफ़रत की बात करें हम, शायद नफ़रत की बात से हमें लोगों की हमदर्दी मिल जाए। कोई हम जो है ऐसी बात करें जिससे किसी के हम जज्बात को मजरू करें, फिर जवाब में हमें कोई हमारे लिए कोई ऐसी बात बोल दे, और जब कोई हमारे लिए बोलेगा तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारे कुछ वोटर्स जो हैं शायद वो जाग जाएं। मैं इनको हमेशा कहता आया हूँ कि MQM की बात को एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, इस तरह की बातों। हाँ, अगर सोशल इश्यूज़ पे MQM बात करेगी, जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं हम उनकी बात सुनेंगे। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम MQM के बात मसले सुने, साथ बिठा के सुने। हम माजी में भी इत्तेहादी रहें। अगर कोई ऐसी बात MQM करे जिससे हम समझते हों कि जी पब्लिक के इश्यूज़ हैं, तो हमें MQM की बात को एड्रेस करना है। हमें हर एक की बात को, हमें जमात इस्लामी की बात को एड्रेस करना है, हमें हर पॉलिटिकल पार्टी की बात को एड्रेस करना है जो सोशल या पब्लिक की बात करे। लेकिन जहाँ पे आप ये करेंगे कि जी कोई नफ़रत अंगेज़ बात करनी हो, जहाँ पे कोई तासुब की बात करनी हो, कोई लिसानियत की बात करनी हो, तो मैं कहता हूँ एक उसका जवाब ना दें एग्रेसिव होकर, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, ताकि वो अपनी साजिश में कामयाब ना हो। ये उनकी वो साजिश होती है कि हम ऐसी कोई बात करें जिससे कोई इस तरह का जवाब मिले, जिससे हमको इस तरह की। हाँ, पंजाब अजहर साहब जो कह रहे हैं वो भी वही बात है कि वो उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हर वो प्रोग्राम, हर वो प्रोजेक्ट जिससे किसी और सूबे की जो है हक तलफी हो, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कबूल नहीं करेगी। सर ये बताएं, आपने मीटिंगें भी की, बहुत सारे इख्तिलाफ भी हुए, लेकिन अभी तक क्या एक्शन हो पाया? कौन सी? बिल्डिंगों के मामले पर देखा जी, लियारी बिल्डिंग, देखिए जी बिल्डिंग की कानून साजी की ज़रूरत ही नहीं है, कानून ऑलरेडी मौजूद है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं। जो बिल्डिंग गिरी
उस बिल्डिंग का नक्शा ही मंजूर नहीं था। जब बाद में इंक्वायरी हुई, कमिश्नर साहब ने इंक्वायरी की और नक्शा उसका मंजूर नहीं था और वो गैर कानूनी तौर पे बनी हुई बिल्डिंग थी। और डेफिनेटली 80s के दौर में शायद वो बिल्डिंग बनी है। 80s के दौर में मैं ये भी इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा कि भाई उस वक्त किसकी हुकूमत थी और क्या था, लेकिन जो भी लोग ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे उनकी जिम्मेदारी ज़रूर थी, चाहे वो 80s में हो चाहे वो 2025 में हो। तो इसलिए ही एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, FIR भी काटी है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इंक्वायरी की जब रिपोर्ट सामने आ जाएंगी तो सारी बातें जो है वाज़ेह हो जाएंगी। देखें, कवानीन की पासदारी बाइक वाले ने भी करनी है, गाड़ी वाले ने भी करनी है। जहाँ पे इस तरह की वायलेशन है वहाँ पे डेफिनेटली ट्रैफिक पुलिस उसको एक्शन लेगी। अदा सर ये बताएं कि BRT जो रेड लाइन है उसके हल से लोग ये पूछ रहे हैं कि कब बनेगी, आखिर तारीख पे तारीख तो मिल रही है। दूसरा पड़ोसी मुल्क में जो है वो 2 किलोमीटर समंदर में बना ली गई है और अच्छा। इस्लामाबाद में 42 दिन में अंडरपास बन जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक जो है अच्छा भाई, रेड लाइन BRT के बारे में मैं पहले भी अपने साथ दोस्तों को बता चुका हूँ। अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं मैं दोबारा बताने के तैयार हूँ। रेड लाइन BRT में एक सीरीज ऑफ इश्यूज थे। जब रेड लाइन BRT का काम दिया गया था तब डॉलर का रेट 175 रुपये था, आज डॉलर का रेट 285 से ऊपर पहुंच चुका है। पहले डेपोज के इशू थे, डेपोज की पोजीशन का इशू था, फिर सिविल एविएशन के कुछ इशूज हो गए, फिर कार शोरूम वालों ने अपने एक्शंस किए, फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने अपनी डिमांड्स की कि जी हमारे रेट्स बढ़ाए जाएँ क्योंकि अब सीमेंट का रेट बढ़ चुका है, अब सरिये का रेट बढ़ चुका है। फिर जो इशू ये था कि अभी एक और इशू जो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कि वाटर बोर्ड ने जो है K4 की ऑगमेंटेशन के लिए वहाँ पे 96 इंच की पाइपलाइन लगानी है। तो अगर आज हम वो रोड बना देते हैं और फिर जब वाटर बोर्ड वहाँ तक पहुँचेगा फिर हम वो रोड फिर खोदें कि अब 96 इंच की जो है वो 2.5-3 किलोमीटर की लाइन लगानी है, तो फिर क्या होगा? जो बाकी जो आप लोग शिकायत है, तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को देखा गया है। और ये मैं आपको बता दूं कि कोई 1% भी सुस्ती बदनीयती नहीं है। जितने भी मतलब सूरत हाल को देख कर करें। अब जो रेट्स बढ़ रहे हैं, आपका सवाल थोड़ा अच्छा है, मैं बता दूं, जब रेट्स बढ़े हैं, सरिया महंगा हुआ है, सीमेंट महंगा हुआ है, डॉलर महंगा हुआ है, जो चीज़ें इम्पोर्टेड है क्योंकि इसमें पूरी स्टेशंस बनने हैं, वहाँ से मशीनरी आनी है। जब ये सारी चीज़ें होनी है तो इसके बाद अब इसके रेट रिवाइज़ करने के लिए हर अफसर भी डरता है कि जी रिवाइज़ कर लूँ, कल को फिर हमें कोई ख़त ना आ जाए कि जी आपने ये तो समझे कि एक मिसाल के तौर पे 10 रुपये की चीज़ आप 20 रुपये में कैसे बना रहे हो। तो ये सारी चीज़ें और ये सारे इश्यूज़ जो है ना, ये सारे उसके लिए नजर है। पाकिस्तान की एहतिजाजी सियासत में तो बच्चे इम्पोर्ट हो रहे हैं। इमरान खान के साहबजादे कासिम और सुलेमान यहाँ पर आने वाले हैं। इस सियासत और इन PTI के अगले एहतिजाजी मरहले पर क्या कहेंगे? देखिए जी, अगर इमरान खान साहब के बच्चे आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उनको ज़रूर आना चाहिए। अगर इमरान खान साहब के बच्चे जो है अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं तो उनको ज़रूर मिलना चाहिए। अगर इमरान खान साहब के बच्चे पाकिस्तान के कानून के मौजब अगर उनके पासपोर्ट्स और सब चीज़ें यहाँ की हैं और सब चीज़ें अगर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनको वो इजाज़त भी मिलनी चाहिए। देखिए जी, सियासत में मज़ा तब होता है जब आप सबको बराबरी का एक वो राइट दें। अगर कानूनी लेजिटिमेट चीज़ें हैं तो कर सकते हैं। हाँ, अगर खुदा न खासा कल को कोई फिर साजिश करनी है या फिर मुल्क के खिलाफ साजिश करनी है तो डेफिनेटली वो करने नहीं दी जा सकती। अगर उन्होंने यह सियासत करनी है, पुरअमन तरीके से सियासत करनी है, अपने बाप जैसी सियासत नहीं करनी है कि मुल्क को इंतशार और जो है इदारों के खिलाफ साजिशें और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, लॉबियस्ट हायर करके पाकिस्तानी इदारों पर हमले करना और 9 में जैसे ही हरकतें अगर इमरान खान की तरह ज़्यादा डेफिनेटली वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। बाकी एक बाप को अपने बच्चों से मिलने का पूरा इख्तियार है। थैंक यू सर। आपने जो है EV बसें बहुत सारी बसें चाइना से ला रहे हैं, लेकिन यहाँ असेंबल क्यों नहीं हो रही? हमारा इतना कसीर सरमाया जो है बाहर चला जाता है, हमें सरमाए की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ आप विजिट भी करके आए थे, आप बोल रहे थे यहाँ आपने मेरी दुखती रख पे हाथ रख लिया भाई। यही मेरी कोशिश है। मेरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी यूटोंग, उनसे हमारा MOU भी साइन हुआ है। उनको हमने कहा है कि जब आप आएँ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं। अभी हम चाइना गए थे, मैं और नासिर शाह साहब,
वहाँ पे चेरी कंपनी को भी हमने दावत दी है। और मुझे कल एक किसी निजी दावत में कोई ऑफिशियल चाइनीज़ के मिले, उन्होंने कहा कि जी आपकी दावत पर चेरी कंपनी के जो CEO हैं और वो गवर्नमेंट की भी एक बड़ी पोजीशन पे, वो पाकिस्तान आने का प्लान कर रहे हैं। मुझे कल ही रात को ही पता चला, तो अच्छी बात है। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो पाकिस्तान में आए, ताकि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले, ताकि यहाँ से का ज़रिए मुबादला बचे और यहाँ से हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में। देखें जी, सरकारी नौकरियों पे जो लोग इंतज़ार कर डिपेंड करते हैं ना, वो चीज़ें, वो कभी ना मुल्क कभी कामयाब होते हैं ना कभी सोसाइटी कामयाब होती है। हमें यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगानी हैं पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में लगे, बलूचिस्तान में लगे, पंजाब में लगे, सिंध में लगे। जितनी हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो हमारे नौजवान को एक राह मिलेगी, उनको टैलेंट मिलेगा। आजकल दौर टेक्नोलॉजी का है, हमें AI में भी काम करना है, उसमें भी आगे लेके चलना है। हमें नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है और ये हुकूमतों का फ़र्ज़ है। तो मैं समझता हूँ कि इसको एज ए प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हमें इन सब चीज़ों को देना है। देखिए जी, अगर कोई इंतज़ामी फ़ैसला किया तो सोच समझ के किया होगा। SBC ने अभी रिसेंटली कोई फ़ैसला किया इंतज़ामी तौर पे, तो सोच समझ के किया होगा। और एक अच्छी नीयत से कोई भी फ़ैसला हो ना, और ये जो पाबंदियाँ डेपुटेशन पे, इस पर भी मेरा बहुत बड़ा सवाल है और मैं पे कोई अभी सख्त बात नहीं करना चाहता, लेकिन हर महकमे में ज़रूरत पड़ने पे डेपुटेशन होती हैं। अदालतों में भी हुई हैं डेपुटेशन है। अदालतों में भी जो रजिस्ट्रार साहिबान आते हैं वो मुख्तलिफ महकमों से आते हैं, तो डेफिनेटली अगर कोई महकमा अपने इंतज़ामी तौर पर किसी भी अफसर को लेके आता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। शर्जील साहब, जब भी जाम सादिक का नाम आता है तो जाम सादिक का नाम लेते ही ये जाम सादिक की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुद सदर पाकिस्तान को पहली मरतबा जाम सादिक के दौर में गिरफ्तार किया गया, और जितनी इंतकामी कार्रवाई जाम सादिक के दौर में पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुई, तो फिर इस पुल का नाम दोबारा आप जाम सादिक रखेंगे? यानी आप उन जख्मों को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं जो पीपल्स पार्टी पर लगाए गए? देखिए जी, आपका सवाल ठीक है अरबाब साहब। कराची में जो है 22 से ज़्यादा यूटिलिटी स्टोर बंद किए गए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर्स पे जो लोग काम कर रहे हैं वो बेचारे बहुत अरसे से अपनी नौकरी सरंजाम दे रहे हैं। इस तरह बेरोज़गार करना ये मुनासिब बात नहीं है। थैंक यू। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही थी। उन्होंने कहा कि अजरक नंबर प्लेट्स पर एतराज़ समझ से बाहर है। मुश्किल फ़ैसले कभी भी फौरी तौर पर आवाम के हक़ में नहीं होते, लेकिन इसके देर पा नताइज हासिल होते हैं। सियासी मामलात पर गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि बानी PTI के बच्चे अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उनको इजाज़त मिलनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।